Hello students, good morning. Today I am going to start your chapter 9, section 9.4, that is topic 9.4, बर्नौली प्रिंसिपल। तो ये बर्नौली प्रिंसिपल को आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि ये होली पर खेले जाने वाली पिचकारी है, बच्चों की पिचकारी है। इसमें मान लो पानी या रंग भरा है और जब बच्चा यहाँ से प्रेस करता है तो मान लो ये यहाँ से और यहाँ तक इसमें पानी भरा था। जब इसे प्रेस करेगा तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ तक मान लो आ गया, इतना ही पानी यहाँ तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये पानी यहाँ से यहाँ तक जितना चला है उतना ही आगे चलेगा, डिपेंडिंग अपॉन दी एरिया। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अब आप इसे देखिए, ये बर्नौली प्रिंसिपल में काम आएगा। इस डायग्राम को मैं समझा देता हूँ। मान लो एक लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है लगातार, कंटिन्यूसली इट इज़ फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप और ट्यूब। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये एरिया है इसका कम और ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, ये बड़ा हो रहा है। ये लास्ट में एंड पर इसका एरिया है A2 और प्रेशर है P2। यहाँ पर P1 प्रेशर था, यहाँ पर A1 प्रेशर था। यहाँ से इसके सेंटर से और इसकी ज़मीन से ऊंचाई H1 है, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी H2 है। ओके, अच्छा अब ध्यान दीजिए कि ये पानी कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है। अब हम इसमें से मतलब पानी मतलब कोई भी लिक्विड हो सकता है, इट कैन बी एनी लिक्विड। तो यहाँ से ये मान के चले हम, जैसे कि यहाँ पर तो फिक्स था कि पानी यहाँ से यहाँ तक भरा था, हमने ये प्रेस किया, बच्चे ने ये प्रेस किया तो ये पानी यहाँ से यहाँ तक उठ गया और ऊपर से यहाँ के यहाँ पर उठ गया। लेकिन इस केस में पानी तो कंटिन्यूस बह रहा है, यानी कि लिक्विड इज़ फ्लोइंग स्ट्रीमलाइन, कंटिन्यूसली इट इज़ फ्लोइंग। लेकिन हम इसमें से पोर्शन लेते हैं यहाँ से और यहाँ तक। मान लो यहाँ से यहाँ तक हमें ये पोर्शन हमने मान लिया कि यहाँ तक जो पानी है उसमें अगर ये प्रेशर जो लगा हुआ है यहाँ से और यहाँ तक वाला पोर्शन में, वो मान लीजिए प्रेशर आया, इतने वाले लिक्विड को हम इतना आगे ले गए, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया, ये वाला पोर्शन यहाँ पर आ गया। यानी कि जो यहाँ से B से और D तक जो लिक्विड भरा था वो अब C से E तक आ गया है। ठीक है, यानी कि B से C तक जो डिस्टेंस है वो जितनी इसकी वेलोसिटी थी यहाँ पर V1 और ये डेल्टा T बहुत छोटा टाइम है, तो वेलोसिटी और टाइम की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एरिया ज़्यादा है तो यहाँ से यहाँ तक जो लिक्विड जाएगा, मान लो यहाँ पर वेलोसिटी V2 थी और डेल्टा T टाइम, यानी कि जितने टाइम में ये इतना आगे बढ़ा है उतने ही टाइम में ये कुछ आगे बढ़ा है। ठीक है, नेचुरली देखने से आप जान सकते हैं कि जहाँ पर पाइप पतला होगा वॉल्यूम आगे खिसकाने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, जबकि जितना चौड़ा होता जाएगा वो उतना डिस्टेंस ये कम होगा। मेरा ख्याल है ये समझ में आ गया होगा। और ये बहुत बड़ा पोर्शन नहीं है यहाँ से यहाँ तक, ये डेल्टा T बहुत ही छोटा है। इसे समझाने के लिए हमने दूरी ज़रा ज़्यादा ले ली है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल पास में है। ठीक है, ऐसे ही इसका है। तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक हमने वेलोसिटी V1 मान ली और यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी V2 मान लिया। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, न के बराबर, मीन्स T इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी कि T करीब करीब 0 के बराबर है। इतनी देर में कितनी दूरी चला है। मेरा ख्याल है ये एक चीज़ क्लियर हो गई है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो जो बर्नौली प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले इसकी कुछ रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शंस बोलते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होगा, कहाँ कहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता है। तो ये किस चीज़ के लिए? नंबर 1, देयर शुड बी नो फ्रिक्शन। इसका क्या मतलब है? जो लेयर जो पानी की जो बह रही है, ये जो पानी की लेयर बह रही है, ये लेयर इसमें कोई भी फ्रिक्शन पैदा ना करे, ये लेयर इसमें कोई फ्रिक्शन पैदा ना करे। यानी कि
ये स्टीम लाइन फ्लो हो रहा है और एक दूसरे की परत जो है पानी की जो ये है एक दूसरे को घर्षण नहीं दे रहे हैं। इसको लिक्विड में बोलते हैं विस्कोसिटी, VISCOSI, विस्कोसिटी। एक तो ये होगी रेस्ट्रिक्शन। दूसरी क्या है कि ये प्रिंसिपल जो है इट इज़ ओनली फॉर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स। ये प्रिंसिपल सिर्फ इनकम्प्रेसिबल लिक्विड्स के लिए लागू होता है। ठीक है। तीसरा क्या है कि ये स्टीडी फ्लो के लिए लागू होता है। दिस इज फॉर स्टीडी फ्लो ओनली, स्टीडी। ठीक है। ये 3 इसकी रेस्ट्रिक्शन है। अब आगे चलते हैं। हियर वी स्टडी द रिजल्ट्स फॉर स्ट्रीमलाइन और स्टीडी फ्लो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो स्टडी करते हैं वो है जो कि हमें रिजल्ट मिलेगा किसके लिए, फॉर स्ट्रीमलाइन के लिए या स्टीडी फ्लो के लिए। ओके। जब कोई फ्लूड, ये फ्लूड है जो वो मैंने पहले ही बता दिया, फ्लूड एक पाइप से जाता है एट वेरिंग हाइट। देखो यहाँ पर हाइट कम है, यहाँ पर हाइट ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। तो एट वेरिंग हाइट विद स्टीडी फ्लो, तो एक तो हाइट वेरिंग है और एक स्टीडी फ्लो भी है। ठीक। सो प्रेशर, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक प्रेशर भी वेरी होगा। जैसे कि यहाँ पर प्रेशर P1 है, कुछ चेंज होता जाएगा, यहाँ पर प्रेशर P2 हो जाएगा एट डिफरेंट रीजन्स। ठीक है। तो बर्नौली इक्वेशन, ये बर्नौली प्रिंसिपल कहो या इक्वेशन कहो, वो इट गिव्स प्रेशर डिफरेंस। यहाँ इसके और इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस, बल्कि इसके और इसके और इसके और इसके बीच में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। ठीक है। ये हमें निकालता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे कि हमने ये पॉइंट ले लिया है, तो ये जो है 2 पॉइंट के बीच में डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस निकालेगा। ओके। ठीक है। अब इसमें ये किस किस चीज़ से रिलेट होगा, ये प्रेशर डिफरेंस किस किस से होगा। एक तो होगा वेलोसिटी चेंज, क्योंकि यहाँ पर मान लो V1 वेलोसिटी है, यहाँ पर होगी वेलोसिटी V2। तो एक तो जो हमारा प्रेशर डिफरेंस होगा वो किस किस के बीच में रिलेशन देगा। प्रेशर डिफरेंस जो हम निकालेंगे वो एक तो वेलोसिटी चेंज की सहायता से निकालेंगे, जिसे हम बोलते हैं काइनेटिक चेंज, काइनेटिक एनर्जी चेंज, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। नंबर 2 क्या है, क्योंकि हाइट जैसे जैसे बढ़ती है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, यानी कि एलिवेशन यानी कि हाइट चेंज। और हाइट चेंज का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी चेंज। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो इक्वेशन है या प्रिंसिपल है, 2 पॉइंट के बीच में प्रेशर का डिफरेंस देगा। किस टर्म में देगा? 2 टर्म में देगा। एक तो टर्म है काइनेटिक एनर्जी के रूप में और दूसरी टर्म है हाइट के रूप में। काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी पे निर्भर कर रही है और जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी वो हाइट पर निर्भर कर रही है। ठीक है। अच्छा चलो, नाउ लेट ड्यू टू डेल्टा टी, जो डेल्टा टी जो टाइम है इट इज़ वेरी मच स्मॉल, इट इज़ टेंडिंग टुवर्ड्स 0, यानी कि ये ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। उस टाइम को ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। ठीक। तो डिस्टेंस फ्रॉम B to C, यहाँ से यहाँ तक जो प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा या प्रेशर लगा है उसकी वजह से जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? डिस्टेंस एट फ्रॉम B to C, फ्रॉम B to C डिस्टेंस कितना होगा? विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट इज V1 डेल्टा टी। इसकी मीटर पर सेकंड होती है और ये सेकंड है, सेकंड से सेकंड कट जाएगा तो ये आपको मिलेगा V1t। ठीक है। ऐसे ही डिस्टेंस फ्रॉम D to E, जो लिक्विड यहाँ से यहाँ तक जो गया है वो आएगा D to E। कितना डिस्टेंस है? वो होगा आपका V2 डेल्टा टी। ठीक। और ये दोनों
डिस्टेंस अलग अलग होंगे, क्योंकि ये जहाँ पतला होगा वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस चलेगा, और यहाँ पे जहाँ पे वेलोसिटी कम होगी वो जो है यानी कि एरिया अगर ज़्यादा है तो डिस्टेंस कम चलेगा। ठीक है। सो इस देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन B2C एंड D2E आर वेरी स्मॉल, लेट फिल्ड फ्लड B2D मूव्स टू C2E, यानी कि ये मैंने पहले ही बता दिया, B2C जाता है यहाँ से यहाँ तक का फ्लड और ये D से E तक आता है। ठीक है। तो इनको ध्यान में रखते हुए वर्क डन फ्रॉम B2C that is W1 will be equal to pressure at point B, P1 area A1, V1 that is velocity delta T। ठीक। अब वर्क की हमें पता है डेफिनेशन क्या है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है। अब ये पोर्शन हो गया आपका डिस्टेंस, और ये पोर्शन हो गया, हमें पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, तो इसका मतलब ये फोर्स के बराबर हो गया और ये आपका डिस्टेंस के बराबर हो गया। ठीक। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, एरिया, तो ये जो हमारा ये हो गया डिस्टेंस। ठीक। और अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो वॉल्यूम कितना है यहाँ से यहाँ तक, लिक्विड कितना भरा हुआ है वो हम देखते हैं। लिक्विड, तो लिक्विड कितना भरा हुआ है वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वॉल्यूम क्या है, तो वॉल्यूम कितना होगा, वो होगा आपका विल बी इक्वल टू A1 V1 डेल्टा T इज इक्वल टू V, ये बड़ा V है, ये है वॉल्यूम, यानी कि जो टोटल वॉल्यूम है वो यहाँ से यहाँ तक जो पानी का जो है वो इतना हो जाएगा। ठीक। तो इसका मतलब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, अब विल बी इक्वल टू P1 डेल्टा V। चलो इसको ध्यान में रखते हुए ओके, यानी कि ये जो इसकी जगह हमने यहाँ पे डेल्टा V रखा है, यानी कि वॉल्यूम बहुत कम है। सिमिलरली वॉल्यूम, सेम वॉल्यूम, यानी कि जितना पानी यहाँ पर था, एक गिलास पानी यहाँ पर था, तो एक गिलास ही आगे सरकेगा, जितना इतना यहाँ पर है उतना ही यहाँ पर सरकेगा, लेकिन डिस्टेंस यहाँ पर कम होगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा एरिया में है ये लिक्विड, दैट्स वाई ये जो है वॉल्यूम सेम रहेगा लेकिन डिस्टेंस कम चलेगा। तो सिमिलरली W2 यानी कि वर्क डन फ्रॉम D to E, वर्क डन फ्रॉम D to E विल बी W2 विल बी इक्वल टू P2 A2 V2 डेल्टा T इज इक्वल टू P2 डेल्टा V। वॉल्यूम सेम रहेगा। ठीक। अब इन दोनों से हम क्या निकाल सकते हैं, अगर इनका डिफरेंस निकालना चाहें, W1 माइनस W2 इज इक्वल टू P2 माइनस P1 डेल्टा V। ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना। देखो ये माइनस ये माइनस ये, P1 माइनस P2 डेल्टा V कॉमन आ गया। ठीक। तो ये क्या, ये चीज़ क्या आ गई, इट इज़ द टोटल वर्क डन ऑन फ्लड, टोटल वर्क डन ऑन फ्लूइड, ये आ गया हमारा टोटल वर्क डन। ठीक। सो अब हम क्या निकालना चाहते हैं, मास पासिंग थ्रू पाइप, इस पाइप से मास कितना जा रहा है, वो मान लिया मास डेल्टा T टाइम में डेल्टा M मास फ्लो हो रहा है।
जिसकी वैल्यू कैसे हम निकालते हैं, रॉ A1 V1 डेल्टा टी, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं रॉ डेल्टा V। ठीक है, ये आ गया जो मास जो हमारा पास हो रहा है यहाँ से। ठीक, सो देयरफॉर चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी, सो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हम इंडिकेट करते हैं डेल्टा U से, जो कि बराबर है रॉ जी डेल्टा V H2 माइनस H1। ठीक, ये है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये हमने पहले सेक्शन में देख रखा है कि ये जो है अगर इसकी जगह H रख दें तो वो रॉ GH आ जाता है। ठीक, और हमें निकालना है ग्रेविटेशनल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी वजह से हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, एंड काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लूइड इज गिवन एज डेल्टा K इज इक्वल टू हाफ mv²। m ये हो गया m, और ये वॉल्यूम है, ये ध्यान रखना, ये दोनों मिलके क्या हुए mv² v2² माइनस v1²। ठीक, अब आइए, अब ये जो आया है, अब ये किसके बराबर है, जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो हमारा बराबर है इट मस्ट बी इक्वल टू W इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास है, वर्क डन हमारे पास ये रहा, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, दैट्स वाई इसकी जगह लिखिए इसे, तो P2 माइनस P1 डेल्टा V इज इक्वल टू हाफ रॉ डेल्टा V V2² माइनस V1² प्लस रॉ G डेल्टा V H1 H2 माइनस H1। ये हमने यहाँ पर रख लिया, ये हमने यहाँ पर रख लिया, ये इधर रख लिया। अब देखो ये वॉल्यूम जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो कैंसिल हो गया। अब डेफिनेशन क्या कह रही थी, ये जो बर्नौली प्रिंसिपल, चेंज इन प्रेशर निकालना है। चेंज इन प्रेशर ये हो गया, ये माइनस ये प्रेशर, ठीक, जो कि निर्भर करता है वेलोसिटी पर, जो कि इंडिकेट करता है काइनेटिक एनर्जी, और जो कि निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है, पोटेंशियल एनर्जी पर। पोटेंशियल एनर्जी किससे निकालते हैं, हाइट से, तो ये भी आ गई हमारी, ठीक है। अब इसको जो है हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं P1 प्लस हाफ रॉ V1² प्लस रॉ GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रॉ V2² प्लस रॉ GH2। ये हम लिख सकते हैं। देखो P2 यहाँ पर है, V2 को ये इनको अरेंज कर लीजिए, मतलब सीधी सी बात है कि ये हमें अरेंज करने हैं। P1 वाली टर्म एक जगह रखिए, ये यहाँ पर रख लिया, V1 को इधर ले आओ इससे मल्टीप्लाई करके, और H1 को इधर ले आओ, तो ये हमारा ये टर्म आ जाएगा। और इसे इधर ले जाइए, V2 को रखिए और इसको रखिए, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। जो नेगेटिव टर्म्स हैं वो आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे, ठीक। तो ये जो हमने जो निकाला है, जो प्रेशर जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस, ये बोलता है दिस वर्क डन चेंजेस टू काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने बता दिया है, जो कि है किसके बराबर है, टोटल वर्क डन ऑन फ्लूइड, ठीक है।
अच्छा, अब इसका जनरल टर्म क्या हुआ? जनरल टर्म होता, दिस इक्वेशन इज नोन एज बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, अब इसे किस तरीके से लिख सकते हैं? इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं जनरल टर्म में, p प्लस हाफ रॉ वी स्क्वायर प्लस रॉ जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। जैसे कि जो टर्म जितना आप इसे सोल्व करके निकालेंगे इस एंड पर, उतना ही इस एंड पर ये सेम आएगा। इसका मतलब है ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और ये किस कंडीशन में है? व्हेन नो फ्रिक्शन इन फ्लूइड फ्लो इन लेयर्स में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा, लेकिन हर एक लिक्विड में लेयर्स के बीच में जब वो फ्लो होता है तो उनके बीच में हमेशा फ्रिक्शन रहता है लेयर्स के बीच में। और ड्यू टू फ्रिक्शन इन लेयर्स ऑफ फ्लोइंग ऑफ फ्लूइड, ड्यू टू दिस वन एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के रूप में ये एनर्जी कन्वर्ट होती है। दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ, विस्कोसिटी को VISCOSITY, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मोटा आइडिया ध्यान रखने का यही है कि हम जो सॉलिड जो फिसलते हैं उनको बोलते हैं कि वो फ्रिक्शन है, और लेयर्स के लिक्विड के लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है उसे हम विस्कोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली देयर इज ए फ्रिक्शन इन लेयर्स मीन्स विस्कोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द फ्रिक्शन इन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, एंड ड्यू टू फ्रिक्शन इन लेयर्स some energy is lost in the form of heat. This is called viscosity. Okay, अगर रेस्ट पोजीशन में है, मतलब पानी नहीं हिल रहा है, लिक्विड नहीं हिल रहा है, ठीक, इफ इट इज इन रेस्ट देन इन दैट केस, रेस्ट का क्या मतलब हुआ? वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी नहीं है तो ये v1 भी जीरो होगा, v2 भी जीरो होगा। अगर ये जीरो होंगे तो प्रेशर जो P1 माइनस P2 है रेस्ट के लिए, रेस्ट कंडीशन में वेलोसिटी जीरो होगी। इसका मतलब है P2 माइनस P1 विल बी इक्वल टू रॉ जी H2 माइनस H1। ये ध्यान रखना, ये रेस्ट कंडीशन के लिए। रेस्ट कंडीशन के लिए इसलिए क्योंकि वेलोसिटी उसमें जीरो रहेगी। ठीक है, और ये इक्वेशन हमने पढ़ रखी है कहाँ पर? 9.2.2 में, जहाँ पर इस P2 माइनस P1 की वैल्यू कितनी थी? वो थी रॉ जी एच। थैंक यू एंड हैव ए नाइस टाइम। सेम टाइम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट मेरे लेक्चर मिलते रहे। थैंक यू।